दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री कक्षा 6 की किताब का निचोड़। ये 2 पार्ट में वीडियो अपलोड होंगे। ये पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाए या नहीं। और जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले के जो पार्ट हैं, मतलब जो हमने पॉलिटी के कराए हैं कक्षा 6, 7, 8 की, अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। पहले कमेंट में आप क्लिक करके वहां से देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। जिनको नोट्स लेना है 6, 7, 8 की समरी का नोट्स लेना है या फिर ईवीएस का या फिर कोई भी नोट्स लेने हैं, सीटेट, यूपीटेट, पेपर 1, पेपर 2, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया आप जान सकते हैं। शुरू करते हैं कक्षा 6 की इतिहास का पहला पार्ट। इसी तरीके से आपको कक्षा 7, कक्षा 8 सब कुछ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। कक्षा 6 की किताब का पहला चैप्टर है आपके सामने, क्या, कब, कहां और कैसे। डायरेक्ट आपकी परीक्षा में यही से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब इस लाइन से कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये हम आपको समझाते हुए चलेंगे। प्रश्न यहीं से पूछ सकता है कि 8000 वर्ष पूर्व मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज उपजाना आरंभ किया, तो आपको ध्यान रखना है गेहूं और जौ। या फिर ऐसे पूछ ले कि कितने वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया गया, तो 8000 वर्ष पूर्व। याद होने चाहिए आपको ये सारे पॉइंट। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे कहां स्थित थे, वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। प्रश्न बन सकता है, 4 दिशाओं के नाम दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि वे कहां थे, विंध्य के उत्तर में थे। अच्छा, सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां उनको कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। बात करें अगर हम गंगा की, तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नर्मदा नदी के किनारे के लोग जानवरों का आखेट करते थे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इंडिया शब्द कहां से निकला हुआ है, तो ये इंडस से निकला हुआ है। और इंडस का मतलब क्या होता है? संस्कृत में सिंधु होता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो यहां से आपको 4 ऑप्शन देकर के 4 वेदों के नाम लिख करके आपसे पूछा जा सकता है। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ है। ये ठीक है, हाथ से लिखा हुआ है। पांडुलिपियों प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी मिलती है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्मतिथि से की जाती। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष की गणना कहां से की जाती, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्मतिथि से की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहा जाता ना, ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। तो ये आप समझिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां
ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में गिनी जाती हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। नर्मदा घाटी में आखेट तथा संग्रहण का प्रयोग होता था। मगध प्रथम बड़ा राज्य बना। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे प्रथम बड़ा राज्य कौन सा बना, तो मगध आप नाम ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारो पहाड़ियों ने सर्वप्रथम आरंभिक कृषि का प्रारंभ किया। किसने? गारो पहाड़ियों ने। गंगा घाटी पर पहला राज्य बना। कृषि का आरंभ कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 8000 ईसा पूर्व दे देगा, 7000 ईसा पूर्व दे देगा, डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा रहा है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 पूर्व हुआ, 4700 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान का अध्ययन लगभग हम 2000 वर्ष पूर्व मान करके करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हम बताते हुए चल रहे हैं, सीरियसली इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। पत्थर से बने औजार लगभग 10,000 साल बाद बनाया गया था और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर हैं। हस्सी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका वे पुरा स्थल हैं जहां आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। भीमबेटका कहां है? प्रश्न पूछा गया है। तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो कहां है? नर्मदा घाटी के पास है। पूरा स्थल किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है 2019 से 18 की परीक्षा में। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करिएगा। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। प्रथम कैसे? पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता है। इसमें कोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोड पर पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। कुरनूल गुफा में किस चीज के अवशेष मिले हैं? तो राख के अवशेष मिले हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो वही है पुरा पाषाण। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कहने का मतलब यह है जो पुरा पाषाण काल होता है वो 20 लाख पहले से ही 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। अगला पॉइंट है, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण काल। कहा जा रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसकी काल के दौरान घटित हुई। अब हम आगे बात करते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो मध्य पाषाण युग क्या है? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले। यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। इसका लगभग समय 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइकोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे और हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। आपने मुट्ठे देखे होंगे ना, लकड़ियों के, जैसे खुरपा या फरुआ में लगा होता है लकड़ी का मुट्ठा जिसको कहते हैं, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कहा जा रहा है महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला है।
आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कहा जा रहा है हांसी के औजार अधिकांश चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अगला पॉइंट देखिएगा, कहा जा रहा है हुगसी के औजार, यहाँ पे हुगसी होगा, हुगसी के औजार अधिकांश किससे बनाए जाते थे, तो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। 4 फुट बना करके आपसे पूछ सकता है कि घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ, मध्य पाषाण युग का विकास कब हुआ, तो ऐसे ध्यान रखिएगा आप। कहा जा रहा है यहाँ पे आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पत्थरों पर चित्र बनाए। मध्य पाषाण युग की अगर हम बात करें तो 12,000 से 10,000 साल पहले को माना जाता है। ये एनसीईआरटी में कहा जा रहा है। हो सकता है आप गूगल पे आप सर्च करें तो आपको कुछ और मिले, तो आपको एनसीईआरटी वाला ही मानना है। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। चैप्टर नंबर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादक तक। कहा जा रहा है धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ये अंतर को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप धान की खेती करेंगे तो गेहूं और जौ की अपेक्षा धान की खेती को ज्यादा बारिश की, ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज और, कुत्ता जो है, कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया, पूछा गया है प्रश्न, इसीलिए हमने आपको बताया। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। देखिए कुत्ते के बारे में मैंने आपको बताया था, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। बसने मतलब रहने की प्रक्रिया, और इसी में पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये दुनिया में चलती रही। शुरू कब हुई थी, तो ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसलों में से क्या है, गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता और उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो पहला पूछे तो कुत्ता, उसके बाद में अगर आपसे कहे तो भेड़ बकरी, ध्यान रखिएगा। कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले हैं, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछेगा। ये हमने छोटा कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए कि कौन से साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं, इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये आधुनिक पाकिस्तान यानी मेहरगढ़ से। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डिहवा से। चावल, मवेशी, ये महागढ़ा से। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिखिएगा। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। अगला पॉइंट है, देखते हैं बुर्जहोम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 बार प्रश्न पूछा गया है। बुर्जहोम मतलब वर्तमान में इसको हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। वहां के लोग क्या है, कहा जा रहा है वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इनके प्रमाण ऐसे मिले हैं। गड्ढे मतलब गड्ढे के नीचे, यहाँ पे क्या होगा, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास किसे कहा जाता है, तो बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उसे गर्तवास कहा जाता था। अब उतरेंगे कैसे, जब गड्ढे में उतरना होगा तो आपने मौत का कुआं देखा होगा ना, सीढ़ी लगाई जाती है, तो सीढ़ी लगा करके ये उतरते थे उसमें। पत्थर के औजार कई जगहों पर प्राप्त होने के कारण इन्हें नवपाषाण युग होने का श्रेय दिया गया। बुर्जहोम आपको याद हो गया होगा, गर्तवास आप समझ गए होंगे। ठीक है, पत्थर पाषाण ऐसे याद करिए, पाषाण मतलब पत्थर। आगे बढ़ते हैं हम। कहा जा रहा है यहाँ पे, ये आपके काम का नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य अपनाते थे। ये नेता होने के लिए अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित को ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता था। जनजाति समाज में अमीर गरीब के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कहाँ जाना है, अगर आपको ईरान जाना है तो कैसे जाएंगे आप, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है कि अगर ईरान जाना है तो बोलन दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था। यह पूर्ण रूप से हरा भरा तथा समतल स्थल था। मेहरगढ़ क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो मेहरगढ़ वह स्थान है
जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, मेहरगढ़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से सीखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ की खुदाई से विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली, इनमें से हिरण, सुअर तथा जंगली जानवरों की हड्डियां ज्यादा मिली है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली है। बता दें आपको, बहुत ही सावधानी से सारी एनसीईआरटी की समरी लिखी गई है। कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है, जिस वजह से पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा कहीं कहीं पे लग रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे। प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। वैसे पूरा प्रयास किया जाता है कि टाइपिंग मिस्टेक कोई ना हो, फिर भी जो टाइप हम करते हैं उसमें नहीं पता चल पाता, जब पढ़ते हैं तभी पता चलता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई जगह मिली है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ में कई कने मिली हुई हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं और हम आपको कंफर्म करते हैं कि ये कने क्या होता है। कब्रें होगा, ठीक है, कने नहीं होगा, यहाँ पे कब्रें मिली हैं, ठीक है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये खास बात है। क्यों? इसमें कहा जा रहा है कि संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज। फिर आगे कहा जा रहा है, दावोजली हेडिंग एक ऐसा पूरा स्थल है जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो जेडाइट पत्थर कहाँ मिला है? दावोजली हेडिंग एक पूरा स्थल है, वहां पे मिला है। जेडाइट पत्थर कहां से आया है? तो ऐसा कहा गया संभवतः ये चीन से आया होगा। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक क्या है? चताल युवक तुर्की में है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा पढ़ने में, बट यही सारी चीजें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज लाई जाती हैं, उसका उपयोग किया जाता है। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की कौड़ियां, ये प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं किया गया था। हल्लूर में ज्वार बाजरा की प्राप्ति हुई। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले से माना जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ में बस्ती का विकास आरंभ लगभग 8,000 साल पहले संपन्न हुआ। अध्याय 4 है यहाँ पे आरंभिक नगर। तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो वर्तमान समय में कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। तो हड़प्पा इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। मिला कब? जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा भाग था, लेकिन वह निचले हिस्से में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे ताकि वो दीवारें मजबूत रहें। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पश्चिमी भाग था वो छोटा और ऊंचाई पर बना था, जिसको नगर दुर्ग कहा गया, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में बना था, इसको निचला नगर कहा गया। ये वाला पॉइंट, ठीक। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखिएगा, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों चढ़ाई गई है? ताकि पानी का रिसाव ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें ही कराई गई हैं। और जो ये सरोवर थे, इन सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती थी, तभी तो लोग उतर पाएंगे वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों के बारे में हम कुछ बात करते हैं। घर कैसे होते थे? तो 1 मंजिल या 2 मंजिले होते थे। घर के चारों ओर कमरे बने होते थे। हर घर में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। किसकी बात कही जा रही है? कालीबंगा में जो मिले हैं चीजें मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, उसी की बात कही जा रही है। यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि मतलब पानी के निकास में कोई दिक्कत ना हो। बाद में ये नालियां कहाँ? नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे ताकि इसकी साफ सफाई की जा सके। हड़प्पा की लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की गई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट और फलक है। क्या है? मनके बाट और फलक। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं। बिल्कुल मनके बाट और फलक ही मेंशन किया गया है, तो वही चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आगे कहा जा रहा है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किस चीज की मोहरें? तो पत्थर की मोहरें। हड़प कह सकते हैं हम इसको हड़प्पाई। हड़प्पाई क्या करते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग से डिजाइन करके बनाते थे। मोहरें कैसी होती थी? तो आयताकार होती थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ पे ना मेंशन हो, वैसे मेंशन है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग डिजाइन हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, और पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलिकियां सूत कलाई का संकेत देती हैं। इसको भी हम आपको एक बार कंफर्म कर देते हैं कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं वो कैसे? चांदी की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी, फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं, मतलब कि पहले सूत कटाई होती थी। आगे कहा जा रहा है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक क्या है? पत्थर और शंख। फेंस क्या है? ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो फेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। फेंस क्या है? ये कृत्रिम रूप से तैयार होता है। इसमें क्या मिलता है? बालू, स्फटिक पत्थर के चूर्ण को मिलाकर के ये बनाया जाता है। फेंस से क्या होता है? तो फेंस से मनके, चूड़ियां और बर्तन, मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं से मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करना पड़ता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, तांबा कहाँ से आयात करते थे पूछा गया प्रश्न है। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा की अगर हम बात करें तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, ये भी प्रश्न पूछा गया कि कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है। ये ईवीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आयात कहां से? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहां से? तो आधुनिक कर्नाटक से सोने का आयात किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल उगाते थे? तो गेहूं और
जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए एक हल का प्रयोग करना एक नई बात थी। हड़प्पा काल के, एक मिनट देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती तो फिर सेंटेंस बिगड़ जाता है। हम प्रयास करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना हो। हाँ, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे इस पॉइंट कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए थे। यहाँ पे हल है और ये पढ़ने में हत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। कच्छ के इलाके में खदिर के बेत के किनारे धौलीवारा नगर बसा था। कौन सा नगर, कहां बसा था, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो नगर का नाम है धौलीवारा। कहां बसा था, कच्छ के इलाके में खदिर के बेत के किनारे। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ध्यान देने की बात यह है कि जहां हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में व्यक्त किया गया था, वहीं धौलीवारा नगर को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ के अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे, हाँ साबरमती क्या है, साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पे बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल में बंदरगाह था जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। लोथल में मनके बनाने का काम होता था। मुहरों का प्रयोग कहा जा रहा है यहाँ पे, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक स्थान से दूसरी जगह या एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। सभ्यता का अंत लगभग 3900 साल धीरे धीरे समाप्त होने लगा संभवतः, ठीक है। सभ्यता का अंत कब, 3900 साल से धीरे धीरे संभवतः होने लगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। मिस्र का अधिकांश भाग कहाँ है, तो ये रेगिस्तान में है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। इन सबों को क्या कहा गया, तो मम्मी कहा गया। आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, मम्मी के आसपास वो गाना वगैरह दिखाया जाता है, अगर आपको याद होगा तो। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तांबा की प्राप्ति कहाँ हुई, तो तांबे की प्राप्ति हुई राजस्थान में, सोना की प्राप्ति हुई कर्नाटक में, और टिन की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये हुई अफगानिस्तान में। बहुमूल्य पत्थर की प्राप्ति गुजरात में हुई। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल संपन्न हुई थी। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। चैप्टर नंबर 5 है, क्या क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, ठीक है। 5वां चैप्टर कह रहा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आइए इसको देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 और 12 चैप्टर है आई थिंक इस क्लास में। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आपके इसी में से आने। अगर आप 6, 7, 8 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके इन्हीं वीडियो से आ जाने हैं। तो कंप्लीट देखिए, नोट्स बना लीजिए। बाकी नोट्स लेने की प्रक्रिया हमने आपको बताई थी। चलिए जान लेते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना पूछा गया है 3 से 4 बार ये प्रश्न। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें क्या कहा गया, सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब क्या है, अच्छी तरह से बोला गया। कहा जा रहा है इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, अग्नि, सोम और इंद्र। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, सोम क्या है, पौधा है,
ठीक है, सोम क्या है, एक पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, तो ऋषियों ने की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की अगर आपसे भाषा पूछे तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहेंगे आप। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे संस्कृत में ही पूछा जाता है कि किसका हिस्सा है, तो ये यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद को छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। मतलब ऋग्वेद कब छपा, तो 200 साल पहले। पांडुलिपि को कहा जा रहा है, पांडुलिपि को भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। और अगला पॉइंट है यहाँ पे, एक भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कहाँ पाई गई, तो ये कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई, कश्मीर में पाई गई थी। अगला पॉइंट है, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का कार्य किसके द्वारा किया गया, छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, कहा गया है कि 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। किसका, पांडुलिपि का, जो कहां पाई गई, भूर्ज वृक्ष की छाल पे पाई गई। ध्यान रखिएगा, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इस समय युद्ध के लिए कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन जाता। एक मिनट देखिए, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इसलिए हम रुक गए थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। ये खास बात है, और पहले यही होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। आगे पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ लोगों को अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई। ध्यान रखिएगा, कब शुरू हुई, तो लगभग 300 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। ब्रह्मगिर की एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। महापाषाणों में 1 से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर के दफनाया जाता था। इनाम गांव या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, घोड़ के किनारे, सॉरी। आइए जानते हैं इनाम गांव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कहा जा रहा है इनाम गांव के बारे में, ये है कहां, तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। यहीं पर एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चारों पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा के लिए। और ईमान गांव में ही साक्ष्य मिलते हैं गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, तिल, जानवर, इन सब के मिलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। तो प्रश्न पूछा गया, चरक संहिता किसने लिखी, चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या बताई थी। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते हैं। चीन की
लेखन कला को 3500 साल के सबसे पुराने उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कही जाती हैं। इस समय तक यहाँ के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। सूक्त का मतलब पहले ही बता चुके हैं, अच्छी तरह बोला गया। पोर्ट होल का इस्तेमाल शव को दोबारा दफनाने के लिए किया जाता था। तो पोर्ट होल पूछ सकता है कि किसका इस्तेमाल करते हैं शव को दफनाने के लिए, तो पोर्ट होल। महापाषाण में सजाए गए पत्थर की प्राप्ति हुई है। इमाम गांव के लोग क्या खाते थे, तो ये जानवर खाते थे। वेदों की रचना कब हुई है, तो वेदों की रचना हुई है लगभग 3500 साल पहले। कितने साल पहले, 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई है। और महापाषाण की अगर हम बात करें, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट के लिए। इनाम गांव कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ करता था। और चरक का जन्म जो है ये लगभग 2000 साल पहले हुआ था। चरक संहिता, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र की एक पुस्तक लिखी, उसी में हड्डियों का वर्णन किया है। उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा। जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। और प्लेलिस्ट चेक करें, यहाँ पे पिछली प्लेलिस्ट का लिंक बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।